जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज का ये जो कार्यक्रम है, इसका विषय है क्या बहुजन समाज सामाजिक न्याय से वंचित होता जा रहा है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है बहुजन चिंतक आदरणीय सनई बाबूजी और भारतीय मूल निवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र जी। और मैं रामचंद्र जी से जानना चाहता हूँ, क्या ये जो बहुजन समाज है सामाजिक न्याय से वंचित होता जा रहा है? क्योंकि इस बहुजन समाज में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजीएनटी और उनके अल्पसंख्यक सभी लोग आते हैं। तो मेरा सवाल यही है, क्या बहुजन समाज सामाजिक न्याय से वंचित होता जा रहा है? जी, सबसे पहले जोर को बोलिएगा। हाँ, तो आपने जो मुझे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इसके लायक समझा। साथियों, जहां तक बहुजन समाज सामाजिक न्याय से वंचित हो रहा है, क्या बहुजन समाज सामाजिक न्याय से वंचित हो रहा है, तो इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज है कौन। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसको न्याय मिलने का मामला है और फिर बहुजन समाज है कौन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और ओबीसी के लोग और इससे धर्म परिवर्तित मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट इत्यादि धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं, वो जो धर्म परिवर्तन करके जो है कि यहीं के रहने वाले लोग हैं, धर्म परिवर्तन करके जो इन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार किया है, वही बहुजन समाज के लोग हैं। अब रही बात इनके साथ न्याय की, तो अब हमको देखना है कि ये जो संविधान बना है और संविधान जो देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इससे पहले यह जो समाज है, इससे पहले यह समाज किस रूप में जाना जाता था? तो इसे शिक्षा, संपत्ति और बहुत सारे जो है कि जो अधिकार हैं वो नहीं दिए गए थे। एक तरह से उन अधिकारों से इस समाज को वंचित किया गया था और इसी वजह से इनको जब संविधान बना तो उस अधिकार पहले ना होने के वजह से जो इनका पिछड़ापन था, वो वही आधार लेकर के इनकी पहचान की गई थी और उस पहचान के आधार पर इनको अनुसूचित जाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा तो पहचान करके दे दिया गया था। और इनको संविधान लागू होने के समय इनको इनका प्रतिनिधित्व के नाम पर जो है कि नौकरियों में, शिक्षा में जो है कि इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। मगर ओबीसी का जहाँ तक मामला है, ओबीसी को पहचान करने के लिए संविधान में आर्टिकल 340 लिखा गया और वह पहचान का मामला जो है कि संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब ने उठाया और उसके वजह से काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ 1953 में। जो 55 में रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है कि काका साहब कालेलकर पूना के ब्राह्मण थे, उनको उस आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। संसद के द्वारा वो आयोग नियुक्त किया गया था और धारा 340 के अंतर्गत जो है कि अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान करने की जिम्मेदारी और उनको ऊपर उठाने का सुझाव देने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। उन्होंने 1955 में जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में 2399 जातियों की पहचान उन्होंने किया था और उसमें उन्होंने नंबर 1 की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों को 25% और नंबर 2 क्लास की नौकरियों में जो है कि उनको 33.5% और नंबर 3 और 4 क्लास की नौकरियों में 40% का जो है कि रिकमेंडेशन किया था। लेकिन
उस रिपोर्ट को फिर अध्यक्ष के द्वारा जो है कि असहमति रिकमेंडेशन के बाद फिर जताई गई थी, चाहे जिस दबाव में किया गया और कराया गया रहा हो। और इसके वजह से 1956 में 3 सितंबर 1956 को वो संसद में रिपोर्ट रखी गई और उस पर चर्चा के लिए सदस्यों को जो है कि दिया गया और 6 सितंबर को उस पर बिना खास चर्चा कराए हुए उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पहला यह कमीशन था। दूसरा कमीशन जो है कि फिर 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में उसी अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए आयोग का गठन किया गया और वह रिपोर्ट मांगी गई। वह रिपोर्ट 80 में आई भी और उस रिपोर्ट ने 3743 जातियों की पहचान किया ओबीसी के तौर पर और नौकरियों में 27% जो है कि रिजर्वेशन, ज़मीन का बंटवारा, ओबीसी का अलग मंत्रालय, इस तरीके से 5-6 बिंदुओं पर जो है कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, अपनी संस्तुति दी। तो जिस समाज की 1931 में जनगणना के आधार पर संख्या लगभग 52% थी, 52%, उस समाज को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 27% ही रिकमेंडेशन क्यों किया? एक सवाल खड़ा होता है। तो इसके संबंध में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को जो है कि उनकी संख्या के अनुपात में 1950 में आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, प्रतिनिधित्व दिया गया था और इनका 52% जनसंख्या होने के बावजूद 27% क्यों दिया गया? तो ये इसलिए दिया गया कि 1963 में एक मद्रास के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, न कि ये संविधान में लिखी हुई बातें हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए निर्णय दिया कि वहाँ 1900 मद्रास में जो इस समय कर्नाटक प्रांत है, तो वहाँ SC ST को, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को 15 और 3% का आरक्षण था 62 तक, तो उसमें वो 18% होता था और वह प्रदेश में एक कमीशन नागन्ना गौरी समिति बना करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर 50% ओबीसी को दे दिया। तो इस तरीके से 68% वहाँ रिजर्वेशन हो गया था। तो शासक वर्ग ने देखा कि प्रदेशों में सरकारें जो बन रही है अपने स्तर से कमीशनों का गठन करके और जो ओबीसी के लोग हैं इनकी जनसंख्या के अनुपात में जो इनकी जनसंख्या उभर करके आएगी उसके अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व देने का रिकमेंडेशन करेंगे। तो इस तरह से जो है कि हर प्रदेशों में जो है कि इनकी संख्या जो है कि नौकरियों में अधिक आ जाएगी, शिक्षा में अधिक आ जाएगी। इसलिए जो है कि इन्होंने 78 का जो कमीशन नियुक्त किया गया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, उससे बहुत पहले ही 63 में ही इन्होंने 50% का सुप्रीम कोर्ट ने बार लगा दिया, जिसके वजह से जो है कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को 27% ही रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड करना पड़ा, क्योंकि अनुसूचित जाति का 22.5% और जनजाति का दोनों का मिला के हो जा रहा था और अगर वो 27 से अधिक करते तो 50 से अधिक चला जाता। यही कारण रहा कि उन्होंने जो है कि 27% के लिए जो है कि आरक्षण ओबीसी के लिए रिकमेंड किया। अब रही बात जब 27% की भी जब संस्तुति बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जो कर दिया तो वह रिपोर्ट जो है कि धरी की धरी रही। इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार आ जाने की वजह से इंदिरा गांधी ने जो है कि
उसके पक्ष में नहीं थी कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जाए नौकरियों में, शिक्षा में या अन्य जगहों पर। तो उन्होंने रिपोर्ट को दबा के रखा। वीपी सिंह की सरकार के समय में 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आंशिक तौर पर लागू करने की वीपी सिंह ने घोषणा की और उसके विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ लोग लेकर के चले गए तो वहाँ इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार नाम से वो केस बनी और चलती रही। और उस केस में जो पूना के ब्राह्मण वो थे मधु लेमिये, उन्होंने पार्टी बनने का जो है कि एफिडेविट लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्टी बनने के लिए जो है कि पार्टी उनको मान लिया। और वहीं पार्टी बनने के लिए बीसी काम्बले ने जो है, जो महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में जो है कि वकील थे, उन्होंने भी एफिडेविट लगाया कि मुझे भी इसमें पार्टी बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि उनको पार्टी उसमें नहीं बनाया। बीसी काम्बले हाई कोर्ट में वकील थे, उनको पार्टी नहीं बनाया, लेकिन मधु लेमिये यह वकील भी नहीं थे, इनको सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाया। और मधु लेमिये के जो है कि सलाह और मशविरा से सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि 27% आरक्षण के लिए जो है ओबीसी के लिए मोहर लगाई। तो इस तरीके से उसमें क्रीमी लेयर लगा करके ये मधु लेमिये का जो है कि प्रस्ताव था, उनका सुझाव था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस तो मधु लेमिये के जो है कि सलाह मशविरे से सुप्रीम कोर्ट ने 27% के जो है कि आरक्षण क्रीमी लेयर के साथ जो है कि लगा करके दिया और उसका नतीजा यह हुआ। और दूसरी चीज़ उसमें एक चीज़ ये किया कि जो जातियों की सूची जो उन्होंने दिया था कि 3743 जातियां इस लिस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी नहीं माना और ये कहा कि ये केंद्र की जो सूची है, प्रदेशों की सूची है, उससे मिलान किया जाएगा, दोनों सूचियों में जो नाम आएगा उसी को मान्यता दिया जाएगा। इस तरह से जो है कि 1998 ही जातियाँ उसमें आई और 1745 जातियाँ उस सूची से कट गई। और वह जो है 1998 जातियों में भी क्रीमी लेयर लगा जा देने की वजह से वह ओबीसी का जो समाज है वह जो उसका समुचित प्रतिनिधित्व बनना चाहिए संख्या के अनुपात में, वो नहीं बना। और यह इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है कि इस तरह से जो है कि इस बहुजन समाज के साथ अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भी, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भी, ओबीसी के लोगों के साथ भी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जो मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट लोग हैं, उसमें से मुसलमानों में से भी ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां आती है, इनका भी अहित हुआ। इनको भी तो इस तरीके से इनके साथ जो है कि ना संसद जो है कि अभी जो है कि जो तीसरा कमीशन है जस्टिस चिलैया कमीशन और एक नचियप्पन कमेटी जो हो गठित हुई थी, इस तरीके से काका कालेलकर कमीशन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन और जस्टिस चिलैया कमीशन और नचियप्पन कमेटी, इन सारी कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी संस्तुतियों में लिखा कि ओबीसी की अलग से जनगणना होनी चाहिए। लेकिन यह भारत को कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है, तो ये लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? संसद के अंदर जो है कि आयोग बनाए जाते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है और जो रिपोर्ट वहाँ रिकमेंड होकर के जाती है, सुझाव के साथ जाती है, सिफारिश के साथ जाती है, उसको जो है कि संसद खारिज कर देती है। और इस तरह से जो है कि ये बहुजन समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो बाधक है वो बाधक यह है कि ओबीसी की सही जनगणना, अनुसूचित जाति की भी सही जनगणना, अनुसूचित जनजाति की सही जनगणना, उसमें भी अनुसूचित जाति की जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति की जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। ये जो श्रेणियां हैं, ये जातियां अनुसूचित जाति में आती है, ये जातियां अनुसूचित जनजाति में आती है। इसी तरह से ओबीसी की भी
ओबीसी की इतनी जातियां ओबीसी के अंतर्गत आती है, तो एक तो हुआ जाति आधारित जनगणना। इस देश के अंदर जाति क्लियर होना चाहिए कि कितनी जातियां हैं, वो ब्राह्मणों की ही जातियां क्यों न हो, ब्राह्मणों में भी कई 100 जातियां हैं, उनको भी जो है कि उनकी संख्या के अनुपात में उनका जो है कि एक श्रेणीकरण होना चाहिए। ब्राह्मणों में कई 100 जो जातियां हैं वो सब ब्राह्मण के तौर पर जानी जाती है, और समाज में वो जो है कि जातियां सम्मान का आधार बनी हुई है। और यह जो जातियां अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य पिछड़ी जातियां हैं, यह जो है कि जाति के आधार पर ही अपमानित होती है। तो जाति को जो है कि खत्म किया जाए और वर्गीकरण किया जाए, इसका श्रेणीकरण किया जाए कि अनुसूचित जाति की ये श्रेणी है, अनुसूचित जनजाति की ये श्रेणी है, ओबीसी की ये श्रेणी है। और उन श्रेणियों में अगर आर्थिक आप लगाना चाहते हैं तो आर्थिक स्तर पर आप जो है कि उन श्रेणियों में श्रेणी बना कर लीजिए। एक श्रेणी जो अनुसूचित जाति की है उसमें 2 श्रेणी कर लीजिए, अनुसूचित जनजाति की जो श्रेणी है एक, उसमें 2 कर लीजिए, और ओबीसी की जो श्रेणी है उसमें भी आप चाहें तो बहुत गरीबों के पक्षधर हैं, गरीबी आप मिटाना चाहते हैं तो उसमें भी 2 श्रेणी कर लीजिए, और उस श्रेणी के लोगों का कोटा निर्धारित करिए और उस कोटे के मुताबिक उस श्रेणी को जो है कि हिस्सा उसका दीजिए। यह जो है कि होना चाहिए, और यह जो है आज़ादी के बाद से अब तक हो नहीं रहा है, और ये जब नहीं होने की वजह से ही इस समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो न्याय होना चाहिए, और न्याय होने के लिए अभी 2021 जो चूँकि जनगणना का मामला 10 बरस पर आता है, तो अभी 2021 में जनगणना होने वाला है। और लेकिन इसमें जो है कि संसद के द्वारा जो सेंसस एक्ट पारित किया गया है 1948 में, वो धार्मिक आधार पर जो जनगणना होती है उसको रद्द किया जाए। संसद के द्वारा जो है कि उसको अब उसमें अमेंडमेंट किया जाए, संशोधन किया जाए, और संशोधन करके इस देश के अंदर जातियां जो एक भ्रम की स्थिति, एक तो आप जो है कि जात को ख़त्म भी नहीं करना चाहते और जाति को जो है कि बरकरार भी नहीं रखना चाहते, केवल जात को हथियार बना करके अपनी राजनीति को आप सफल बना रहे हैं। इस देश में जो है करीब 6-7 हज़ार जातियाँ जो है कि उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आयोग की रिपोर्टों में आ चुकी हैं। तो वो जातियाँ जो है कि आपके इन ब्राह्मणों के राजनीति का हिस्सा बनी हुई है। तो एक तो उसको बरकरार भी रखना चाहते हैं और उसका डाटा भी नहीं देना चाहते हैं। ये दोनों काम ये कैसे चलेगा? एक तो जो है कि अगर आप इसको नहीं, इसकी जाति का जनगणना नहीं करना चाहते हैं तो आप जात की जनगणना खत्म कर दीजिए, जात के आधार पर ओबीसी का कर दीजिए, जात के आधार पर एससी का कर दीजिए, एसटी का कर दीजिए, जात को खत्म कर दीजिए, श्रेणी हो जाए। उस श्रेणी के अंतर्गत जो है कि उनकी संख्या निर्धारित, वो डाटा निकाल लीजिए, डाटा निकाल करके उनकी संख्या के अनुपात में उनका समुचित हिस्सा दीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तब तक इस बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होगा। आज मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि 2021 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और इनकी भी जनगणना होनी चाहिए। जो अभी जो है कि इनको सामान्य वर्ग के तौर पर इनको 10% रिजर्वेशन कर दिया गया। अभी जो है कि कार्यपालिका में इनका 79.2% तो इनकी पहले से हिस्सेदारी थी 15% के लोगों को, तब तक 10% और संविधान में ना होने के बावजूद भी इन्होंने कर दिया। तो इस तरह से जो है कि सारा का सारा जो है कि इन्होंने हिस्सा लेकर के रखा है, और इसी का परिणाम नतीजा जो आया है कि इस देश के अंदर जो है कि सामाजिक अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। और इसी कड़ी में मैं आदरणीय स्नेही जी से अनुरोध करता हूं, आज के इस विषय पर अपनी बात रखें और बताएं क्या बहुजन समाज सामाजिक न्याय से वंचित होता जा रहा है। आदरणीय स्नेही जी। साथियों, हमारा जो बहुजन समाज है, ये इसके साथ सामाजिक अन्याय आज से नहीं हो रहा है।
आज से 3296 वर्ष पहले से हो रहा है। उस समय यह समाज अन्यार्य के नाम से जाना जाता था, दास, दस्यु, दैत्य, दानव के नाम से जाना जाता था, असुर के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के समय, ईसा से 600 वर्ष पूर्व बुद्ध के समय इसकी पहचान शूद्र के रूप में हो गई थी। उस समय वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, उस समय बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था थी। और जो आज हम बहुजन समाज कह रहे हैं, या बहुजन की पहचान शूद्रों को बुद्ध ने ही दिया था, और तब से यह बहुजन शब्द चला आ रहा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ करके बाकी जितना भी समुदाय था, वो सारा का सारा समुदाय ये बहुजन के नाम से जाना जाता था। बाबा साहब ने जब भारत का संविधान बनाया तो उसमें इस समाज को, जो बहुजन के नाम से जाना जाता है, संविधान में बहुजन शब्द तो है नहीं, लेकिन जो समाज बहुजन समाज के नाम से जाना जाता है, जिन शूद्रों को बुद्ध ने बहुजन कहा, उन्हीं शूद्रों को बाबा साहब ने भारत के संविधान में जब बनाया तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 16(4) में ये पिछड़ा वर्ग की पहचान दिया। और पिछड़ा वर्ग जो है, इसके 3 भाग हैं। संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार ये SC ST में है, और संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार जो शेष बचा हुआ पिछड़ा वर्ग है, वह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के नाम से जाना जाता है, जो आज हम OBC के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो SC ST OBC है, यह आज का ये बहुजन समाज है। बहुत से ऐसे जो OBC की जातियां हैं जिनकी पहचान OBC में नहीं की गई है, जो OBC के बाहर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से जो भी और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन सारे लोगों को ये बहुजन समाज के रूप में लिया जाता है, चाहे वो पिछड़े वर्ग की सूची में हो चाहे ना हो। ये सारे के सारे लोग बहुजन समाज में हैं, और ये सारी जातियाँ ये प्राचीन काल की शूद्र के नाम से जानी जाती थी, और आज जो है SC ST OBC के नाम से जानी जा रही है। तो साथियों, इस समाज के साथ जैसा कि हमने बताया कि 3296 वर्ष पहले से सामाजिक अन्याय हो रहा है, और यह आज तक जारी है। सोचिए कि 3296 वर्ष से शुरू है और आज तक जारी है। आगे कब तक जारी रहेगा, यह तो अब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों है। पहले तो राजाओं का शासन था। बुद्ध के समय में भारत का इतिहास बुद्ध के समय से शुरू होता है। उनके समकालीन राजा थे राजा बिंबिसार, और बिंबिसार शक्तिशाली राजा थे। उसके बाद नंद वंशों का शासन हुआ। नंद वंश में महापद्मनंद बहुत बड़े पराक्रमी शासक हुए, और उसके बाद मौर्य वंश शुरू हुआ। मौर्य वंश में बहुत से राजा शक्तिशाली हुए, जिसमें सम्राट अशोक का नाम आज भी लोग लेते हैं। और उसके बाद गुप्त शासन आता है। गुप्त शासन को भी लोग शूद्र समाज का ही शासक मानते हैं। तो बुद्ध से जब भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, तो बुद्ध से लेकर के और मुगलों के शासन तक ये शूद्रों का ही शासन था, और शूद्र अपने ही शासन में गुलाम थे। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कि शूद्र का शासन हो और शूद्र ही अपने शासन में सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक से मतलब कि वो पिछड़ा हो। तो ये तो अजीब बात लगती है, लेकिन ये है और था। सम्राट अशोक के समय में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, विमल चंद पांडे करके एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखा है प्राचीन भारत का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास। उसमें उन्होंने लिखा है कि सम्राट अशोक के समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, क्योंकि यह तक्षशिला विश्वविद्यालय ईसा से 700 वर्ष पूर्व किसी राजा ने स्थापित किया था। और यह जो है ये सम्राट अशोक के समय में भी ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में शूद्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आज देखिए, भारत आज़ाद हो गया। भारत की आज़ादी के बाद भी आज ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और कहा जाता है कि ये भी OBC के हैं। और OBC
के शासन में आज जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इतने महंगे कर दिए गए हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी या आईआईएम, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं इतने महंगे कर दिए गए हैं कि हमारे बहुजन समाज का प्रवेश ही संभव नहीं है। तो इस तरीके से इन संस्थाओं को, इन शैक्षणिक संस्थाओं को महंगा करके और हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और सरकारी जो नौकरियां थी इससे आस बसी थी कि जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, ये सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो इनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और शैक्षणिक स्तर सुधरेगा। लेकिन सरकारी नौकरियों को भी समाप्त कर दिया जा रहा है, कर दिया गया है। सारे के सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, और वो भी ओबीसी की सरकार है। तो जब ओबीसी की सरकार है और ओबीसी की सरकार में इस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम कैसे कहने जाएं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपके साथ अन्याय कर रहे हैं? अन्याय तो ओबीसी खुद कर रहा है अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर ओबीसी अन्याय कर रहा है। एससी का शासन था ये 2007 से लेकर के 2012 तक, ये बहन मायावती जी का शासन था। तो इस शासन में भी अस्पृश्यता जारी थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा SC ST OBC का शासन होगा और हमारे साथ सामाजिक न्याय मिलेगा? साथियों, पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, तलवार की धार से लोग शासन हाथ में लेते थे। और आज तो बाबा साहब ने संविधान में वयस्क मताधिकार दे दिया है और शासन किसको दिया जाए ये पूरा अधिकार जनता के हाथ में दे दिया है और बहुजन समाज के हाथ में दे दिया है। तो यदि बहुजन समाज के हाथ में सत्ता की बागडोर है और वह जिसको चाहे उसको सत्ता दे सकता है और उसी के साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए सारा दोष तो SC ST OBC या बहुजन समाज या शूद्र समाज के लोगों का है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये खुद अन्याय अपने ऊपर अन्याय थोप रहे हैं। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दोष देने के क्या मतलब है? शासन किसको दिया जाए? वयस्क मताधिकार आपके पास है, आपके पास बहुत ज़्यादा वोट है, जिसका ज़्यादा वोट होगा उसी का शासन होगा। तो आप अपने वोट से क्यों नहीं ले रहे हैं? सत्ता अपने हाथ में लीजिए और लेने के बाद जो है अपना सामाजिक न्याय समाप्त कर दीजिए, अन्याय जो आपके ऊपर हो रहा है। तो इसमें हम समझते हैं कि सारा दोष तो हमारे में है और हम संगठित नहीं हैं और हम जब सत्ता के लालची तो हैं, सत्ता के लोभी हैं और हम सत्ता चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी सत्ता चाहते हैं कि जिसका नियंत्रण कि दूसरे के हाथ में हो और दूसरे के हाथ में होगा जिसने आपका 3296 वर्ष से शोषण करता आया है, आपके साथ अन्याय करता आया है। यदि उसके नियंत्रण में सत्ता जाएगी तो वो तो जैसा चाहेगा वैसे आपका शासन कराएगा, आपके सत्ता का दुरुपयोग करेगा और आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको आप ही के समाज के साथ अन्याय करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय से आप स्वयं दूर होते चले जाएंगे और इसके लिए आप स्वतः दोषी हैं। दुनिया भर के कमीशन हुए आपके उत्थान के लिए और वे सारे कमीशन लागू नहीं किए गए। आपको सरकार से पूछना चाहिए कि मैंने तुमको सत्ता दिया है और ये लागू क्यों नहीं हुए? तो सारा का सारा अधिकार ये समाज के पास है और यह समाज यह नहीं कह सकता, यह दोष दूसरे पर नहीं दे सकता कि वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। यह समाज खुद अपने परिवार पर, अपने बाल बच्चों पर अन्याय कर रहा है और उसको समझना पड़ेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को सत्ता उसके हाथ में सौंपें, उसका एजेंडा तय करें कि वो उसका एजेंडा क्या है और वह किसके निर्देशन में काम कर रहा है, उसकी सत्ता किसके निर्देशन में काम करेगी। तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपा जाए और इस जनता को चाहिए कि सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में रखे। जैसे इस देश का अल्पजन समाज जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी भी सत्ता रही हो, आज से मैं जो 3296 बता रहा हूँ तब से वर्ष लेकर के आज तक जो भी सत्ता इस देश में शासन की है, जो राजा महाराजा मुगल या ब्रिटिश जितने भी शासक हुए हैं आज से भारत में, वो सारे के सारे इस अल्पजन समाज के नियंत्रण में काम किए हैं। तो यदि अल्पजन समाज जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज है उसके नियंत्रण में काम किया है तो निश्चित रूप से उनके हिसाब से काम करेंगे और आपका सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक शोषण होगा। आप ऐसा करें कि आपके नियंत्रण में सारी संस्थाएं काम करें, सारे राजा, सारे MP MLA आपके नियंत्रण में काम करें।
तो यदि इसके लिए आपको चाहिए कि आपके नियंत्रण में काम करेंगे तो आपको अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको सामाजिक स्तर पे इस तरह का एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, समाज के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और हमें खुद हर व्यक्ति को, जितना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, चिंतनशील है, उस तरह से आपको भी चिंतनशील होना पड़ेगा कि हमारा किस तरह से शोषण हो रहा है, कैसे रुकेगा। जिस तरह से वो समझ रहा है, आपको जा करके समझा दे रहा, आप समझ जा रहे हैं, और आप अपने हिसाब से आपका शोषण करने के लिए आपको समझा रहा है, तो आपके समझ में आ जा रहा है। आप अपना शोषण मत होने दीजिए। तो जब आप अपना शोषण नहीं होने देंगे तो निश्चित रूप से शोषण नहीं कर पाएगा। तो साथियों, कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि हम लोग दोषी हैं और हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि वयस्क मताधिकार में बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें वोट का अधिकार दे दिया है और हमें ऐसी सत्ता चुनना चाहिए जो आपका एजेंडा लागू करे, आप अपना एजेंडा बनाएं। और यदि आपकी आबादी भारत में 52% है तो ऐसी सत्ता से वादा कराइए कि हमें तुम 52% आरक्षण तुमको देना चाहिए, और नहीं दोगे तुमको सत्ता में रहने नहीं देंगे। इस तरह का एजेंडा लेके आना चाहिए। आप कहते हैं कि जाति जनगणना करो, अरे वो क्यों करेगा भाई जाति गणना, उसको दूसरे के नेतृत्व में काम कर रहा है, वो क्यों करेगा। आप सत्ता से कहिए कि तुम जाति जनगणना करो चाहे मत करो, जिसकी जितनी इस देश में आबादी है 1931 में, उसी के अनुसार तुम उतना भागीदारी दे दो, मत जनगणना कराओ। और कराना पड़ेगा। यदि हम कहेंगे हम जनता हैं और जनता यदि कहेंगे कि तुमको जनगणना कराना है तो कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम सत्ता में नहीं रह पाओगे 5 साल के बाद। ये तो आपके बस में है, आप उसको इस तरह से करिए। साथियों, इन्हीं थोड़ी सी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।